जय हिंद। मैं राकेश यूपीएससी अकेडमी से आज हम लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, कथन व निष्कर्ष। कंक्लूजन या निष्कर्ष का अर्थ होता है रिजल्ट या परिणाम, अर्थात यहां पर हमें प्रश्न में एक कथन दिया जाएगा, उस कथन के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए जाएंगे। यहां पर निष्कर्ष या कंक्लूजन का अर्थ होता है रिजल्ट या परिणाम, अर्थात दिए गए कथन को सुनकर या पढ़कर आपके दिमाग में उससे रिलेटेड क्या परिणाम या रिजल्ट या निष्कर्ष या कंक्लूजन आता है उसे हमें लिखना है या आंसर करना है। अर्थात यहां पर जो भी कंक्लूजन या निष्कर्ष दिया जाएगा उसका अर्थ होता है रिजल्ट या परिणाम, और यह रिजल्ट या परिणाम यूनिवर्सली ट्रुथ होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमें कथन के बाद कंक्लूजन्स दिए जाते हैं। कंक्लूजन का अर्थ होता है निष्कर्ष। हमें यहां पर निष्कर्ष को समझना है। निष्कर्ष का अर्थ होता है, कंक्लूजन या निष्कर्ष का अर्थ होता है रिजल्ट या परिणाम। यहां पर जो भी कथन दिया जाएगा उस कथन के आधार पर हमें कुछ निष्कर्ष दिए जाएंगे। अब हमें देखना है कि निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष गलत है। इसे समझने के लिए जो भी कथन दिया जाएगा उसके आधार पर जो भी निष्कर्ष दिए गए हैं, निष्कर्ष का अर्थ होता है रिजल्ट या परिणाम, अर्थात कथन को पढ़कर या कथन को सुनकर हमारे दिमाग में क्या क्या रिजल्ट आता है उसे हमें आंसर लेना है। लेकिन यहां पर रिजल्ट या परिणाम यूनिवर्सली ट्रुथ होना चाहिए। यह यूनिवर्सली ट्रुथ होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, कथन व निष्कर्ष। कंक्लूजन या निष्कर्ष का अर्थ होता है रिजल्ट या परिणाम, अर्थात कथन को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में कथन से संबंधित क्या क्या परिणाम या रिजल्ट आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला प्रश्न में कथन दिया गया है, समाचार पत्रों का उद्देश्य शिक्षा के अतिरिक्त मनोरंजन प्रदान करना है। शिक्षा के अतिरिक्त मनोरंजन प्रदान करना भी है। ध्यान दीजिएगा, कथन में दिया गया है समाचार पत्रों का उद्देश्य शिक्षा के अतिरिक्त मनोरंजन प्रदान करना भी है। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा गया है कि समाचार पत्रों का उद्देश्य शिक्षा के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा यही स्टेटमेंट है, समाचार पत्रों का उद्देश्य शिक्षा के अतिरिक्त, अर्थात समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करना। लेकिन साथ ही साथ, अतिरिक्त का मतलब साथ ही साथ, समाचार पत्र मनोरंजन भी प्रदान करता है। यहां पर हमने कथन को पढ़ा, कथन में लिखा गया है समाचार पत्रों का उद्देश्य शिक्षा के अतिरिक्त मनोरंजन प्रदान करना भी है। यहां पर स्टेटमेंट को पढ़कर हमारे दिमाग में एक बात आ रही है कि समाचार पत्रों का उद्देश्य मतलब प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करना, लेकिन इसके अतिरिक्त मतलब समाचार पत्र शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करता है। इसका सिंपल मीनिंग है कि समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान किया जाता है। इसका मतलब यह है कि समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है और इसके साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान किया जा रहा है, अर्थात मनोरंजन प्रदान करना समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य नहीं है, यह एक अल्टरनेटिव उद्देश्य है। तो यहां पर इस कथन को पढ़कर आपके दिमाग में इस कथन से संबंधित क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या क्या परिणाम आ रहा है, वही होगा निष्कर्ष या कंक्लूजन। ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष पहला लिखा गया है, जो भी निष्कर्ष दिए जाएंगे उसका कथन से संबंध होना जरूरी है। कई बार निष्कर्ष सही होते हैं लेकिन उसका कथन से कोई संबंध नहीं होता है, तो उसे हम आउट ऑफ कंटेक्स्ट मानकर गलत मानेंगे। ध्यान दीजिएगा,
यहां पर पहला निष्कर्ष लिया है, लोग समाचार पत्र शिक्षा की दृष्टि से खरीदते हैं। यहां पर लिखा है शिक्षा की दृष्टि से खरीदते हैं, और यही समाचार पत्र का कथन के आधार पर मुख्य उद्देश्य है। ऊपर लिखा है समाचार पत्रों का उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है, अर्थात समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है। यही लिखा गया है पहले निष्कर्ष में, लोग समाचार पत्र शिक्षा की दृष्टि से ही खरीदते हैं। यह बिल्कुल सही है। समाचार पत्रों से मनोरंजन के महत्वों का अनुभव किया जाने लगा है। मतलब आजकल समाचार पत्रों में शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान किया जा रहा है। यही तो कथन में भी लिखा है कि समाचार पत्रों का उद्देश्य शिक्षा के अतिरिक्त मनोरंजन प्रदान करना भी है। और यहां पर निष्कर्ष लिखा है दूसरा, समाचार पत्रों से मनोरंजन के महत्वों का अनुभव किया जाने लगा है। अर्थात यहां पर दोनों के दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 1 व 2। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न का कथन है, जब तक हमारा देश आर्थिक सभ्यता अर्जित नहीं कर लेता, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा जनतंत्र का कोई अर्थ ना होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता तथा जनतंत्र अर्थात लोकतंत्र का कोई अर्थ ना होगा। इस कथन को पढ़कर हमारे जहन में एक बात आ रही है कि जब तक हमारा देश आर्थिक सभ्यता अर्जित नहीं कर लेता, इसका अर्थ है कि जब तक हमारा देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ तथा स्थायित्व प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक इस देश में राजनीतिक स्वतंत्रता तथा जनतंत्र का कोई महत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अर्थात यहां पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले हमारे देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। जब हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली राजनीतिक स्वतंत्रता व जनतंत्र का महत्व बढ़ जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कथन में है लिखा है, जब तक हमारा देश आर्थिक सभ्यता अर्जित नहीं कर लेता, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा जनतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि कौन कौन से निष्कर्ष सही हो सकते हैं। पहला निष्कर्ष है, राजनीतिक स्वतंत्रता व जनतंत्र साथ साथ चलते हैं। यहां पर लिखा गया है कि राजनीतिक स्वतंत्रता व जनतंत्र साथ साथ चलते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता व जनतंत्र साथ साथ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है जब तक हमारा देश आर्थिक सभ्यता अर्जित नहीं कर लेता, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा जनतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक सभ्यता पर डिपेंड कर रहा है, जनतंत्र आर्थिक सभ्यता पर डिपेंड कर रहा है। आर्थिक सभ्यता पर डिपेंडेंट है राजनीतिक स्वतंत्रता तथा जनतंत्र, लेकिन यहां पर कथन में कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता तथा जनतंत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ चलते हैं। यहां पर इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, अर्थात पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा निष्कर्ष है, आर्थिक सभ्यता से वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र आता है। यही तो साफ साफ कथन में लिखा है, कथन को ही एज इट इज निष्कर्ष में उतारा गया है, लेकिन शब्दों को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। यहां पर लिखा गया आर्थिक सभ्यता से वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता व जनतंत्र आता है, अर्थात निष्कर्ष 2 बिल्कुल सही है। तीसरा निष्कर्ष है, हमारे देश ने अभी तक आर्थिक सभ्यता अर्जित नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं, जब तक हमारा देश आर्थिक सभ्यता अर्जित नहीं कर लेता, मतलब कहीं ना कहीं हमें इस बात का ज्ञान है कि हमारे देश ने अभी तक आर्थिक सभ्यता अर्जित नहीं किया है। तभी तो इस प्रश्न को उठाया गया है कि जब तक हमारा देश आर्थिक स्वतंत्रता अर्जित नहीं कर लेता, अर्थात इससे स्पष्ट हो रहा है कि अभी तक हमारे देश ने आर्थिक सभ्यता हासिल नहीं किया है। तो यहां पर तीसरा निष्कर्ष लिखा है, हमारे देश ने अभी तक आर्थिक सभ्यता अर्जित नहीं किया है। यह बिल्कुल सही है। चौथा निष्कर्ष है, आर्थिक सभ्यता अर्जित करने में वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता प्रमुख बाधक है। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी कथन से इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है, या इस बात को नहीं लिखा गया है, या इस बात का
इस बात को नहीं सूचित किया गया है कि कहीं भी राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक सभ्यता के मार्ग में प्रमुख बाधक है। अर्थात यहां पर जो निष्कर्ष 4 लिखा गया है यह आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, इसका कथन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यहां पर चौथा निष्कर्ष है आर्थिक सभ्यता अर्जित करने में वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता प्रमुख बाधक है, यह बिल्कुल गलत है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। अर्थात हमारा आंसर है 2 व 3। तो हमारा आंसर है 2 व 3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कथन है जहां साक्षरता की दर का प्रश्न है केरल व छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं है, पर बेरोजगार जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे है। ध्यान दीजिएगा, 2 राज्य की बात किया जा रहा है, एक है केरल और एक है छत्तीसगढ़। जहां साक्षरता की दर का प्रश्न है केरल व छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं है। अर्थात यहां पर स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो साक्षरता दर है वह केरल व छत्तीसगढ़ में बिल्कुल समान है, कोई फर्क नहीं है। अर्थात केरल व छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर बिल्कुल बराबर है। यहां पर आगे लिख रहा है पर बेरोजगार जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे है। मतलब यहां पर लेकिन स्पष्ट नहीं किया कि कौन किससे आगे है। बेरोजगार जनसंख्या में क्या केरल छत्तीसगढ़ से आगे है या क्या छत्तीसगढ़ केरल से आगे है, यहां सिर्फ लिखा एक दूसरे से आगे है, लेकिन स्पष्ट नहीं किया। लेकिन हमें यह बात का ज्ञान हो गया कि पर बेरोजगार जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे है। मतलब इस लाइन से हमें इस बात का ज्ञान हो रहा है कि या तो छत्तीसगढ़ केरल के कंपैरिजन में बेरोजगार जनसंख्या में आगे है या केरल छत्तीसगढ़ के कंपैरिजन में बेरोजगार जनसंख्या के दर में आगे है। मतलब कोई ना कोई एक राज्य दूसरे राज्य से बेरोजगार जनसंख्या में आगे है, यह बात हमें पता चल गया। लेकिन कौन सा राज्य किससे बेरोजगार जनसंख्या में आगे है, इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है। तो यहां पर यह संभावित आंसर की ओर बढ़ रहा है। निष्कर्ष, केरल में छत्तीसगढ़ की बजाय बेरोजगारी ज्यादा है। देखिए, कहीं भी कथन से इस बात की पुष्टि नहीं हुई। कथन में तो खुद कंफ्यूज कर दिया है कि या तो केरल छत्तीसगढ़ से बेरोजगार जनसंख्या में आगे है या छत्तीसगढ़ केरल से बेरोजगार जनसंख्या में आगे है। मतलब दोनों या हो सकता है, मतलब दोनों में कोई एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा। तो यहां लिखा केरल में छत्तीसगढ़ की बजाय बेरोजगारी ज्यादा है। दूसरा क्या लिखा है वो पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में केरल की बजाय बेरोजगारी ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप पहला को सही मानते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अगर पहला को आप सही मानते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। यदि आप पहले को गलत मानते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और जब इस प्रकार का संबंध बनता है कि पहले को सही मानते हैं तो दूसरा गलत हो जाए या पहले को गलत मानते तो दूसरा सही हो जाए, तो इस प्रकार में हमारा आंसर होगा 1 या 2। आंसर डी, 1 या 2। क्योंकि वहां पर कथन में यहां पर क्लियर कर दिया है कि दोनों में बेरोजगारी जनसंख्या में डिफरेंस है, लेकिन कौन ज्यादा है कौन कम है यह क्लियर नहीं कर रहा था। इसलिए यहां पर निष्कर्ष में केरल में छत्तीसगढ़ की बजाय बेरोजगारी ज्यादा है, इसको सही मानते हैं तो नीचे वाला छत्तीसगढ़ में केरल की बजाय बेरोजगारी ज्यादा है, यह गलत हो जाएगा। और पहले को गलत लेते तो दूसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर होगा 1 या 2। अगला प्रश्न का कथन है अमेरिका में तलाक लेना बहुत ही सरल है। अमेरिका में तलाक लेना बहुत ही सरल है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बारे में बात किया है। अब देखिए निष्कर्ष में भारत में तलाक लेना बहुत ही कठिन है। देखिए, जब कथन में अमेरिका के बारे में बात किया जा रहा है, यहां पर कथन में कहीं भी भारत के बारे में बात नहीं किया गया है। अर्थात भारत से संबंधित यदि कोई भी निष्कर्ष आ रहा है तो वो बिल्कुल गलत होगा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट होगा। यहां लिखा है भारत में तलाक लेना बहुत ही कठिन है। हो सकता है कि भारत में तलाक लेना बहुत ही कठिन है, यह हो सकता है।
वर्तमान परिदृश्य को देखकर, लेकिन हमें जो कथन दिया गया है उसका इससे कोई संबंध नहीं है, यह आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। अमेरिका में तलाक लेना बहुत ही सरल है, अर्थात यहां अमेरिका के बारे में बात किया जा रहा है, भारत के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। तो यहां पर लिखा है भारत में तलाक लेना बहुत ही कठिन है। हो सकता है कि भारत में तलाक लेना कठिन हो, लेकिन अभी यहां पर इस निष्कर्ष का पहले इस कथन से कोई मेल नहीं है। भारत में महिलाएं तलाक लेना नहीं चाहती है। हो सकता है कि भारत में महिलाएं तलाक लेना नहीं चाहती है, लेकिन यहां भारत की बात कर रहा है, जबकि हमें कथन में अमेरिका दिया है, तो यह भी निष्कर्ष आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। अगला, अमेरिका के लोग बहुधा तलाक लेते हैं। यहां पर लिखा है अमेरिका में तलाक लेना बहुत ही सरल है, इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि अमेरिका के लोग बहुधा तलाक लेते हैं, इसीलिए वहां पर तलाक लेने का जो प्रोसीजर है उसे सरल बनाया गया है, क्योंकि अमेरिका के लोग बहुत तलाक लेते हैं। इससे सरकार तथा न्यायालय की जो प्रणाली है वो बिल्कुल टफ हो जाती है, सरकारी तथा न्यायालय की प्रणाली टफ हो जाती है। इसीलिए यहां पर अमेरिका के लोग बहुधा तलाक लेते हैं, इस कारण अमेरिका में तलाक लेना बहुत ही सरल किया गया है। भारतीय लोगों को तलाक लेने के लिए अमेरिका जाना चाहिए। यहां पर फिर से भारतीय लोगों के बारे में बात कर दिया, जबकि कथन में अमेरिका दिया है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। भारतीय तलाक व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। यहां पर मैं फिर कह रहा हूं कि यह आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, क्योंकि यहां पर भारत के बारे में बात कर रहा है, जबकि कथन में दिया है अमेरिका, मतलब यह भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। अर्थात केवल और केवल यहां पर निष्कर्ष 3 सही है, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से हम स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, कथन व निष्कर्ष से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको कंक्लूजन या निष्कर्ष दिया जाए तो इसका सिंपल अर्थ होता है परिणाम अर्थात रिजल्ट। आप दिए गए कथन के आधार पर क्या क्या निष्कर्ष, कंक्लूजन या रिजल्ट निकाल सकते हैं, उसे हमें आंसर लेना होता है। लेकिन यह रिजल्ट या परिणाम यूनिवर्सली ट्रूथ होना चाहिए, अर्थात संपूर्ण यूनिवर्स के द्वारा इसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।